स्वागत है आपका आज के इस रिवीजन लेक्चर में। तो आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 9th का चैप्टर है उसे वन शॉट में बहुत ही क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। तो ये लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम बना रहे हैं, ये पढ़ने के पर्पज से नहीं है। यानी कि अगर आप पहली बार इससे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, यानी कि एग्जाम से पहले आप 1-1.5 घंटे में जो भी अपना चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं वो फटाफट से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्या है? एनसीईआरटी कहती है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्या होता है? यानी कि वो चीज जिससे बाकी आगे आने वाली चीजें अराइज होती है, एक ऐसी चीज जिससे कोई बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे कि कोई वॉल है आपके पास, कोई भी दीवार है, तो वो दीवार किस चीज से बनी हुई होती है? तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के क्या बनती है? दीवार बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ईंट है वो बेसिक यूनिट है किसकी? उस दीवार की। यानी कि वो दीवार किस चीज से बनी हुई है? छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है। सिमिलरली अगर आप कोई पजल को जोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई पजल बनानी है, तो पजल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको जोड़ करके आप पूरा जो भी आपको कोई फोटो है या जिस भी चीज की वो पजल है वो आप बना रहे हैं। तो जो पजल है उसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है। उन्हीं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के एक बड़ी पजल बनने वाली है। तो सिमिलरली सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। हमारी किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सबसे छोटा पार्ट जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है वो है सेल। सेल से छोटा कोई भी पार्ट नहीं है। छोटा पार्ट नहीं है मतलब सेल से छोटे तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल रह सकता है, यानी कि सेल अकेली भी रह सकती है, लेकिन अगर उसका कोई पार्ट है वो अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, अगर कोई सेल है तो वो अकेली जिंदा रह सकती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? यस। तो अब हम देखते हैं कि हमने सेल के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, ये सब जान रहे हैं, तो सबसे पहले सेल के बारे में किसने जानना शुरू करा था? हमें सेल के बारे में पता कैसे लगा था कि सेल है? तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक सर ने क्या करी? सेल की डिस्कवरी करी थी। सेल की डिस्कवरी कैसे करी? उन्होंने पेड़ की जो छाल होती है, ट्रंक, ट्री ट्रंक, यानी कि ट्री की जो ट्रंक होती है उसकी बार्क जो होती है, बार्क क्या होती है? किसी भी जो स्टेम है या जो ट्रंक है उसका आउटर पार्ट जो होता है ना, जो आपको सबसे बाहर से डार्क ब्राउन कलर का जो पार्ट दिखता है, ठीक है, वो होता है बार्क। तो रॉबर्ट सर ने क्या करा था? रॉबर्ट सर ने उस पेड़ की बार्क को लिया था, या फिर कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि कॉर्क को लिया था। कॉर्क भी बार्क से ही बनती है। कॉर्क क्या होती है? वो आपने बॉटल्स में देखी होगी ना, वो लकड़ी की कैप लगी हुई होती है, तो वो होती है कॉर्क। तो या तो कॉर्क कह दो या बार्क कह दो, बार्क से ही कॉर्क बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कॉर्क थी ना, इसमें रॉबर्ट सर ने क्या करा? इसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा। माइक्रोस्कोप कहाँ से लाए? तो माइक्रोस्कोप उनका खुद का बना हुआ था। ठीक है, पुराने टाइम में माइक्रोस्कोप कहाँ से लाएंगे? उन्होंने खुद बनाया था। अब उन्होंने जब इस बार्क को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा तो उन्हें क्या दिखा? उन्होंने देखा कि उनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। कैसे? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखे ना, वो खाली थे। कैसे थे? खाली। उनको छोटे 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 खाली स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे मिलकर के दिख रहे थे, जैसे आप छत्ता देखते हैं वैसे दिख रहे थे। खाली खाली छोटे 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 स्ट्रक्चर थे। अब उन्होंने क्या कहा? अच्छा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बार्क है वो सबसे छोटे छोटे इन्हीं पार्ट से मिलकर के बनी है, उनका नाम उन्होंने रखा सेल। क्या रखा? वो जो छोटे छोटे पार्ट उनको दिख रहे थे, हर एक पार्ट को उन्होंने कहा कि ये एक क्या है? सेल है। अब सेल वर्ड उन्होंने कहाँ से निकाला था? तो सेल वर्ड आया सेल्यूला से, जो एक लैटिन वर्ड है, और सेल्यूला वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स, या फिर कह सकते हैं एम्प्टी रूम्स, खाली रूम्स। तो उनको वो जो बार्क थी ना, उसमें खाली खाली रूम दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। अब बात आती है कि वो जो स्ट्रक्चर थे उनको खाली क्यों दिख रहे थे? सेल तो हमारी खाली नहीं होती, सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो उनको खाली क्यों दिख रहे थे? तो रीजन है कि जो बार्क होती है ना, ट्री की जो बार्क होती है वो डेड सेल होती है, बार्क डेड होती है। अब जो उन्होंने बार्क ली थी ना, बार्क के अंदर कुछ भी नहीं था क्योंकि वो डेड थी, तो जो सेल के अंदर का सारा कंटेंट था वो मर गया था। इसलिए उनको जो उन्होंने बार्क ली थी, ऑब्जर्व करी थी, वो उनको उसके अंदर खाली खाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गया कि डेड सेल उन्होंने डिस्कवर करी, फिर लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर करी थी? तो जो रॉबर्ट हुक थे उनके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या करा? उन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर करा।
ठीक है। लिविंग सेल्स किस में डिस्कवर करी? फ्री लिविंग सेल्स इन वाटर, यानी कि पानी में उन्होंने जो जिंदा सेल्स थी उनको डिस्कवर करा। कुछ ऑर्गेनिजम्स थे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह थे जिनको उन्होंने डिस्कवर करा था। तो इनको क्या एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या करा था? लिविंग सेल्स को डिस्कवर करा था। वहीं रॉबर्ट हुक्सन ने क्या करा था? डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। अब जैसे जैसे सेल की डिस्कवरी हुई तो नई नई बातें आने लगी। जब भी कोई चीज मान लो डिस्कवर होती है ना, तो उसके बारे में सब जगह बातें फैलने लगती हैं, सब लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी थ्योरी देते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में भी थ्योरी दी गई। क्या दी गई उसमें दिए गए 3 सेंटेंस सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सेल के बारे में 3 बातें बोली गई जिनको हमने बोल दिया सेल थ्योरी। अब उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमें अभी ऐसा लगता है सेल थ्योरी पढ़ करके ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ डिस्कवर हुई थी सेल, कोई इतना भी बता रहा था तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो 3 सेंटेंस है, पहला दूसरा तीसरा, इसको नाम दिया गया सेल थ्योरी। अब ये दी किसने थी? दी थी श्लीडेन और शॉन ने। श्लीडेन ने दी थी 1838 में और शॉन ने दी थी 1839 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोले, सबसे ऊपर के जो 2 सेंटेंस हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, कोई भी हो, वो किसके बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और ये हम देखते भी हैं, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, सारे किसके बने हुए हैं? सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो कहता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमारे चैप्टर का ही नाम है कि सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो पूरी बॉडी को बनाती है, सारी सेल्स उससे आगे डेवलप होती हैं, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर उससे डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब ये तो 2 जो सेंटेंस थे ये दिए थे श्लीडेन एंड शॉन ने, पर इसके बाद भी कुछ कुछ खालीपन लग रहा था किसमें? सेल थ्योरी में। तो उसके बाद आते हैं सर रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा? सर रुडोल्फ वर्चो ने एक नया सेंटेंस दिया। क्या दिया? ओमिनी सेलुला ई सेलुला। अब इसका क्या मतलब है? ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ये अदर लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, अदर लैंग्वेज का सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है भाई? रुडोल्फ वर्चो ने इस सेंटेंस के थ्रू ये बताना चाहा कि जो नई सेल्स डेवलप होती है ना, वो कहाँ से आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रोथ कर रही हूँ, अगर मैं ग्रोथ कर रही हूँ तो मेरा साइज बढ़ रहा है, और मेरा साइज बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मेरे अंदर नई नई सेल्स डेवलप हो रही है ना, तभी तो साइज बढ़ रहा है। भाई सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो साइज बढ़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और मान लो मेरे अंदर मेरे को कोई कट लग गया है ना, और वो कट जो है वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है ना, नॉर्मल स्किन बन जाती है। अब वो नॉर्मल स्किन जो आई है, यानी कि जो कट लग गया था वो दोबारा से हील हुआ, तो उसके लिए नई सेल्स आई होंगी ना मेरी बॉडी पर, ठीक है। पुरानी वाली हट गई जिन पे जख्म हो गया था, अब जो नई आई है वो बनी है, नई नई डेवलप हुई है, तो यानी कि नई नई सेल्स आई है। तो नई सेल्स पैदा कहाँ से होती हैं? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स है दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नई सेल बनती है ना, वो कोई ऐसे जादू से प्रकट नहीं हो जाती है, वो पुरानी सेल्स से ही बनती है। जैसे आपके पास कोई पेड़ है तो पेड़ कैसे बनेगा भाई? उससे पहला जो पेड़ होगा, मान लो मैं कोई नया पेड़ लगाना चाहती हूँ, तो उससे पहले पेड़ का मैं बीज लूंगी, ठीक है, किसी पेड़ का बीज लिया, उससे नया पेड़ बनेगा, फिर जो नया पेड़ होगा उसके बीज से दूसरा पेड़ बनेगा। तो क्या है कि जो नया पेड़ है वो कोई हवा में नहीं आ रहा है, वो पुराने पेड़ के बीज से आ रहा है ना, है कि नहीं। तो जो नई सेल्स है वो कहाँ से आती हैं? वो पुरानी जो सेल्स होती है ना उनसे आती हैं। पुरानी सेल्स जो पहले से बॉडी में है वही क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो ये सेल क्या करेगी? इसे डिवाइड करेगी। अब मेरे पास 2 नई सेल आ गई, और ये जो 2 नई सेल है ये नई सेल है, ठीक है। तो पुरानी सेल ने क्या करा? डिवाइड करा, और डिवाइड करके 2 नई सेल बना ली। एक सेल से 2 सेल बन गई और दोनों नई है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो नई सेल है, जो दोनों नई सेल बनी, वो कहाँ से अराइज हुई? जो पहले मेरे पास एक सेल थी। तो ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही कहा रुडोल्फ वर्चो सर ने, ठीक है। अब ये होती है यहाँ पे हमारी सेल थ्योरी खत्म। हमने ये पढ़ लिया सेल डिस्कवर कैसे हुई, सेल के बारे में 3 बातें जान ली जिसको हमने कहा सेल थ्योरी। अब उसके बाद क्या हुआ? अब ऑर्गेनिजम्स को जैसे जैसे स्टडी करना शुरू करा तो हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो भाई बहुत बड़े हैं, है ना, और कुछ ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल छोटू से है ना, जो हमें आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं, है ना। कोई बैक्टीरिया है ना, कोई अमीबा वगैरह है जो हम देख रहे हैं, वो हमें आंखों से थोड़ी ना दिखता है। वो तो हम क्या कहते हैं, हमने सुना है कि बैक्टीरिया है ना, या फिर हम किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ऐसे तो नहीं दिख सकते। और एक हम इतने बड़े हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल का नंबर भी तो डिफरेंट होगा ना। मैं ज्यादा बड़ी हूं तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर सेल्स ज्यादा होंगे तभी तो मुझे दिख रही है। और वही कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटा सा है, तो यानी कि उसके अंदर सेल का नंबर कम है। यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम नंबर ऑफ सेल नहीं होता है। वो तो सोचने वाली बात है, तो बहुत कॉमन सी बात है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है तो सबके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल होता है। इसी बेसिस पर हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म ना दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से? एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टी सेल्युलर। यूनि मीन्स, यूनि मतलब सिंगल, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। एक ही सेल का बना हुआ है मतलब, हाँ एक ही सेल का है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल है ना, हम उसी को ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, यही ऑर्गेनिज्म है। कैसे? बैक्टीरिया देखा है आपने भाई? बैक्टीरिया मतलब देखा है का मतलब डायग्राम्स में देखा है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक ही सेल है। अब एक ही सेल खाना खा भी रही है ना, वेस्ट को बाहर भी निकाल रही है, एनर्जी भी सिंथेसाइज कर रही है, जो भी उसको जरूरत है किसी ऑर्गेनिज्म को वो एक सेल पूरा कर रही है। तो यानी कि क्या है, वो एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसको बाकी सेल की जरूरत नहीं है, वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये क्या है? ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर दूसरे आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, तो जिसके अंदर बहुत सारे सेल्युलर यानी कि सेल है, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, वो क्या है? वो मल्टी सेल्युलर है। जैसे कि एग्जांपल फंगाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, मेरे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो मैं एक बात कहती हूँ कि मेरी बॉडी में अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। कैसे अलग अलग तरीके की सेल्स है भाई? मेरे सर में अलग तरीके की सेल है, बालों में अलग तरीके की सेल है, ये नाखून है इसमें कुछ अलग तरीके की सेल होंगी, जो स्किन है उसमें अलग तरीके की सेल होंगी। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना मेरी बॉडी के, वो एक जैसी सेल के नहीं बने हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल होती हैं जो मिलकर के हमारी बॉडी को बनाती हैं। ठीक है, तो हमारे जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप की और डिफरेंट डिफरेंट साइज की सेल्स होती है। अब ये डिफरेंट शेप के डिफरेंट साइज की होती क्यों है भाई? एक जैसी क्यों नहीं है सारी सेल, है ना? आंखों के सेल पैरों के सेल के जैसी क्यों नहीं है? तो भाई आंखों के सेल का काम कुछ अलग है, पैरों की सेल का काम कुछ अलग है। एक हमारी बॉडी में ऐसी सेल है कि जिसको सिग्नल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना। मान लो मैंने किसी चीज को टच करा, अब इस टच करने का सिग्नल मेरे हाथ से मेरे ब्रेन तक जाएगा कि भाई कुछ टच करा है, जाएगा कि नहीं? आपको कैसे पता लगा कि आपने कुछ चीज टच करी? क्योंकि उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक गया है। और वो सिग्नल कौन लेके जा रहा है? वो सिग्नल भी तो कोई ना कोई सेल ही लेके जा रही होगी, क्योंकि क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या कर रही है? सेल सारे काम करती है, बस ये है कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है, या फिर ज्यादा सेल मिलकर के एक काम करती है। तो अगर मैंने किसी चीज को टच करा तो उसका सिग्नल जाना है। अब वो जो सिग्नल ले जाने वाली सेल होगी वो लंबी होगी कि नहीं, खुद सोच के देखो। यहां से यहां तक जाना है तो एक लंबी सी सेल होनी चाहिए ना, जो आसानी से सिग्नल को पहुंचा सके। तो जो सिग्नल पहुंचाने वाली सेल है वो लंबी होंगी। दूसरी बात, अगर कोई सेल ऐसी है जिसको कुछ स्टोर करना है अपने अंदर, यानी कि फैट रखना है, फॉर एग्जाम्पल फैट वो स्टोर कर दिए, तो फैट स्टोर कर दिए तो स्टोर करने की वजह से वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, गोल गोल हो जाएगी, है कि नहीं? उसकी शेप अलग होगी, एक लंबी हो गई सेल, एक मोटी हो गई, कोई स्पिंडल शेप की हो गई, है ना? अलग अलग तरीके की, ओवल हो गई, कैसी भी शेप की सेल हो सकती है। तो ये शेप किस पर डिपेंड कर रही है? ये शेप डिपेंड कर रही है कि वो सेल फंक्शन क्या करती है। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है? सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप के उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकती हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स भी अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये सब देख लिया हमने सेल के बारे में। अब देखिए, जैसे जैसे सेल डिस्कवर हो रही है तो हम चाहते हैं कि हम सेल को और इलेबोरेटली डिस्क्राइब कर सकें और उसे अच्छे से पढ़ सकें और देख सकें कि और गहराइयों में क्या है सेल के अंदर। ठीक है ना? तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? सेल को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? अब आपको पढ़ने माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपको दिए हुए हैं दो टाइप के आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल होते हैं। पहला है कंपाउंड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इसी का नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप है, ये क्या है? तो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं लाइट से इसका कनेक्शन है।
तो सही बात है, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, ये वो माइक्रोस्कोप है जो आपको नॉर्मली अपने लैब्स में, स्कूल्स में मिल जाएगा, जो आप हाथ में पकड़ के ले जाते हैं ना, छोटा सा होता है, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपके टीचर हमेशा उसे लाइट में रखेंगे, सनलाइट में, वैसे आर्टिफिशियल लाइट में नहीं, सनलाइट में रखते हैं। तो सनलाइट में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, वो सिर्फ सनलाइट में ही काम कर सकता है। उसके अंदर मिरर लगा हुआ होता है, तो वो मिरर क्या करता है, जैसे ही उसके ऊपर, आपके माइक्रोस्कोप के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो सारी लाइट को इकट्ठा करके आपको दिखाने के लिए उसको यूज करता है। यानी कि जो भी आपका सब्सटेंस है ना, जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो उसके नीचे, तो वो जो आपका मिरर है वो क्या करेगा, सनलाइट को उस सब्सटेंस के ऊपर डालेगा ताकि वो और साफ दिखे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में सनलाइट की जरूरत होती है। और हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, वो ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज नहीं हो सकता, यानी कि वो बहुत ज्यादा छोटी चीजों को देखने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वो ऊपर ऊपर की चीजें तो दिखा देगा, लेकिन अगर हमें कोई ज्यादा डीप में चीज देखनी है तो वो हम इस माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या हुआ, बड़े बड़े साइंटिस्ट को और चीजें डिस्क्राइब करनी है, उनको और चीजें ढूंढनी है, क्या क्या चीजें देखी हुई है, तो इसके लिए आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटे स्ट्रक्चर को भी दिखाने में हमारी हेल्प करता है। और ये ऐसा नहीं होता है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप हाथ में पकड़ के ले जा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, पूरे लैब में फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो और वो इस तरीके से काम भी नहीं करता, उसका काम ही अलग तरीके से होता है। वो बीम्स का इस्तेमाल करता है किसी भी सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे आपका कैमरा होता है ना, कि फोन के कैमरे की रिजोल्यूशन कितनी है, ज्यादा रिजोल्यूशन होती है तो अच्छी फोटो खींचती है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, जिससे आप सेल की बहुत अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ही डिस्कवर हुआ तो हमने क्या करा, हमने सेल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। और जैसे ही हमने सेल को ऑब्जर्व करा तो हमने ये चीज निकाली कि भाई कोई भी सेल हो, बाकी तो सेल के बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है सेल का, लेकिन वैसे हम नॉर्मली अगर मोटा मोटा देखें ना, तो सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर, लेकिन 3 क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा आता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। देखो सेल है, सेल, इस सेल की जो आउटर कवरिंग है ना, जो मैं आपको दिखा रही हूं ऐसे, आउटर कवरिंग जिसने सेल को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो क्या होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सामान होगा, भाई क्या आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ हो सकता है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हम देखेंगे आगे, वो भी इसके अंदर है। तो इसको पकड़ के किसने रखा हुआ है, एक मेम्ब्रेन ने, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन, तीनों एक ही के नाम है। अब ये बनी किस चीज की होती है, ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स सिंपली फैट्स कह सकते हो आप एक तरीके के। ठीक है, तो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की क्या होती है, ये कवरिंग आपकी बनी हुई है सेल की। ठीक है, अब इसका काम क्या है ना, इस कवरिंग का काम क्या है। तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि आपके पास है ना कोई बैलून है या फिर कोई थैला है जिसमें आपने सामान रख रखा है। ठीक है, अब वो जो थैला है वो क्या कर रहा है, जैसे आपने किसी थैले में मान लो सब्जियां रख रखी हैं, अब उस सब्जियों को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, थैला। अगर थैला हट जाएगा तो सारी सब्जियां बिखर जाएंगी, है ना। तो सिमिलरली ये क्या कर रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी हमारे सेल के कंटेंट को, जो भी सेल के अंदर है, उसको पकड़ करके रख रहा है, उसकी कवरिंग बना रहा है। तो क्या कर रखा है इसने, सेल के सारे कंटेंट को एक जगह पकड़ के रख रखा है। तो सेल मेम्ब्रेन का एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि भाई जितना भी सेल के अंदर बाहर सामान आना जाना है, वो किससे आएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा, उसको आगे देखेंगे। ठीक है ना। तीसरी बात, सेल को एक शेप देना, एक साइज देना, है ना, कि उसकी एक फिक्स शेप हो, वो कौन देता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रही है, क्योंकि उसने उसको पकड़ रखा है। एक शेप तो है ना परफेक्ट, तो उसकी शेप कैसे आ रही है, शेप आ रही है क्योंकि उसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी एक खासियत है, इसकी एक आदत है, इसकी एक हैबिट है। क्या हैबिट है, इसका नेचर है कि ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब, अब सोचो आपका घर है और उसके बाहर गेट है। ठीक है, तो आपका घर क्या है, घर है सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गेट।
ठीक है, बाहर का जो मेन गेट होता है ना वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो उस गेट के थ्रू ही तो आएगा, है ना, चोरों की बात अलग है, लेकिन वैसे कोई नॉर्मल आएगा तो कैसे आएगा, गेट के थ्रू ही तो आएगा। अब वो गेट क्या है, वो गेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने क्या रूल बना रखा है कि हमारे यहाँ ये लोग हमारे घर में आ सकते हैं, और ऐसे थोड़ी ना कोई भी आकर के आपके घर में बैठ जाएगा, तो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं ना आपके घर में जो आ जा सकते हैं। तो सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपने सेल की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ऐसी नहीं कोई भी आता आ जाता, तो उसने क्या कर रखा है, सिलेक्टिवली कुछ चीजों को सिलेक्ट कर रखा है कि यही चीज आएंगी, यही चीज आएंगी, हर कोई चीज नहीं आ सकती सेल के अंदर। नहीं तो सोचो हमारी सेल तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर कोई भी चीज आ जाती। तो सिमिलरली क्या कह सकती हूँ मैं इसे कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल है हमारी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ ही चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। अब एक बात बताओ, किसी चीज के अंदर कोई चीज आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, सेल के अंदर आ रही है, सेल के बाहर जा रही है, कोई भी चीज है ना, कुछ भी हो सकता है, वो कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है। अब सेल के अंदर बाहर आ रही है यानी कि सेल में मूवमेंट हो रहा है, किस चीज का, सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है। सेल के अंदर कोई चीज जा रही है, सेल के बाहर कोई चीज जा रही है, तो क्या हो रहा है, सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है ना, सेल के इन और आउट, इन और आउट। तो ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, ये मूवमेंट करवा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है जो सेल के अंदर आने दे रही है, सेल के बाहर जाने दे रही है। तो सेल में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो मूवमेंट होता है ना, ये मूवमेंट कैसे होता है, हमें कैसे पता कि किसी चीज को अंदर आना है या किसी चीज को बाहर जाना है ना। मान लो यहाँ पे मेरी सेल के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आएगी, अंदर से बाहर जाएगी, मुझे कैसे पता, है ना। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मूवमेंट होता है ना हमारे सेल में, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई गैस हो, कोई लिक्विड हो, कुछ भी चीज हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां माल ज्यादा है वहां से कम माल की तरफ जाना, जहां पे सामान ज्यादा है वहां से कम सामान की तरफ जाना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, और एक तरफ कोई भिखारी बैठा है कटोरा लेकर के, है ना, तो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है यानी कि यहाँ माल ज्यादा है, और दूसरी तरफ वो जो भिखारी है उसके पास सामान कम है, उसके पास माल कम है, तो तुम पैसा दोगे ना भिखारी को, है कि नहीं, या फिर भिखारी तुम्हें पैसे देगा, तो तुम पैसे किसको दोगे, भिखारी को। यानी कि ज्यादा जहां पे माल है वहां से किधर जाएगा, कम की तरफ जाएगा। सिमिलरली क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस किसी जगह पर ज्यादा है, मान लो इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, तो पानी ज्यादा वाले से कम की तरफ मूव करेगा, यही है डिफ्यूजन, ठीक है। और सेल में अगर हम सेल के अंदर देखें, सेल में डिफ्यूजन कैसे होता है, तो भाई फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है और सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत सारी है, तो सेल क्या होगा, सेल में क्या होगा, जो जहां बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेगी, ऑक्सीजन मूव करेगी, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा कि कोई भी चीज डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में से मूव करती है, लेकिन हमने क्या कहा कि पानी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, पानी की तो अलग ही वैल्यू है ना, तो पानी को हमने अलग ही दर्जा दे दिया। हमने कहा चल तेरे लिए स्पेशल नाम दिया, क्या दिया कि अगर पानी का मूवमेंट ऐसा होता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ पानी के लिए, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने कहा पानी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो हम डिफ्यूजन को एक अलग नाम देते हैं पानी के लिए, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब उसको इतना बढ़िया नाम दिया है तो उसके सामने कुछ शर्त भी तो रखनी पड़ेगी ना, तो शर्त क्या रखी कि पानी का मूवमेंट तो होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी जाएगा, लेकिन बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। कैसे, अब देखो डिफ्यूजन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसी आपके तो 9th में ही है केमिस्ट्री में, कि क्या अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट में किसी तरफ परफ्यूम छिड़क दिया गया, आपके कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़क दिया गया, तो जहां परफ्यूम छिड़का गया वहां बहुत सारा परफ्यूम है, लेकिन पूरे कमरे में परफ्यूम नहीं है, एक ही जगह तो छिड़का है, तो जहां से कम है वहां से पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है आपके परफ्यूम की। ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। क्या मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है, नहीं भाई, परफ्यूम जहां कम था वहां से पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल गई, तो ये तो इसमें तो हमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होती है, ऑस्मोसिस में जरूरत है। जब तक पानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं डिफ्यूज कर रहा है तो वो ऑस्मोसिस नहीं है।
यानी कि पानी का मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है। और सिमिलरली आप देख भी सकते हो कि क्या होता है, जैसे आरओ होता है तो आरओ में आप देखते हैं आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ में भी क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है उसमें भी पानी का मूवमेंट होता है, लेकिन किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आरओ में भी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। चलिए इससे आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो अब हमने क्या करा, ऑस्मोसिस देखने के लिए हमने सेल को अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन में डाल के देखा। मान लो मैंने ग्लास में कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है और उस सॉल्यूशन में क्या करूंगी, अपनी सेल को डालूंगी और मैं देखूंगी कि उस सॉल्यूशन में डालने पर मेरी सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैंने 3 तरीके के सॉल्यूशन लिए। पहला सॉल्यूशन मैंने क्या लिया, पहले मैंने सॉल्यूशन लिया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बहुत कम थी। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट यानी कि कोई भी चीज जो मैं पानी में मिला रही हूँ। अगर आप पानी में चीनी मिला रहे हो तो चीनी सॉल्यूट है, पानी में नमक मिला रहे हो नमक सॉल्यूट है, अगर आप नींबू का रस मिला रहे हो तो नींबू का रस सॉल्यूट है। ठीक है। तो पानी में मैंने कोई भी चीज जो भी मिलाई जिसको मैं सॉल्यूट कह रही हूँ, उस सॉल्यूट को मैंने बहुत कम मिलाया। और एक ग्लास ऐसा था जिस ग्लास में मैंने सॉल्यूट क्या था, बहुत ज्यादा मिलाया था। अब टेक्निकली सोच के देखिए, एक ग्लास ऐसा है जिसमें आधा क्या है, आधा मेरे पास चीनी है। मान लो पूरा ग्लास है पानी का, उसमें आधी चीनी है। और एक ग्लास ऐसा है जिसमें आधे से थोड़ी कम चीनी है। ठीक है। एक ग्लास ऐसा है जिसमें आधी चीनी है और एक ग्लास ऐसा है जिसमें आधे से कम चीनी है। अब सोच करके देखिए, जिसमें आधी चीनी है यानी कि जिस सॉल्यूशन में आधी चीनी है तो उसमें पानी कम है ना। जिसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलाई है यानी कि वहां पे पानी कम है ना, इसलिए तो चीनी ज्यादा जगह घेर रही है। और सिमिलरली एक सॉल्यूशन मेरा क्या है, एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें मैंने चीनी कम रखी है यानी कि वहां पे पानी ज्यादा है। ठीक है ना। वहां पे क्या है, एक जगह तो आधा पानी है और एक जगह आधे से ज्यादा पानी है। तो मैंने एक जगह जहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है वहां पे क्या है, मेरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जब भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है, कोई भी चीज में ज्यादा मिला दूं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी मान लीजिए चाय बनाई है ना, चाय बनाई है मैंने, चाय में चीनी बहुत ज्यादा है तो चाय क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना। और अगर मैंने चाय में चीनी कम रखी है, बहुत कम चीनी है, तो वो क्या है, वो डाइल्यूटेड है। सिमिलरली अगर सोचो कि मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी है तो पानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पानी के अंदर चीनी कम डाली है तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने 3 तरीके के सॉल्यूशन लिए जिसमें मैंने अपनी अलग अलग तरीके से सेल को डाल के देखा। पहला सॉल्यूशन मैंने क्या लिया, पहला सॉल्यूशन मैंने ऐसा लिया जो जिसमें क्या था, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम था। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मैंने लिया था। डाइल्यूटेड यानी कि जिसके अंदर पानी बहुत सारा है। ऐसे सेल को ऐसी जगह डालना है जहाँ पे बहुत सारा पानी है। अब सेल के आसपास बहुत सारा पानी है लेकिन सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर पानी कम है। तो जहां ज्यादा है यानी कि बाहर है, बाहर पानी ज्यादा है और अंदर सेल के पानी कम है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हुई जब सेल के आसपास पानी ज्यादा था, यानी कि सेल का जो सॉल्यूशन था, सेल के आसपास का जो सॉल्यूशन था वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड था, पानी वाला था। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन कैसा था, दूसरा सॉल्यूशन ऐसा था जिसमें बहुत सारा सॉल्यूट था। देखिए बहुत सारा ब्लैक क्या है, ये सॉल्यूट है। तो जिसमें बहुत सारा सॉल्यूट है यानी कि क्या है, वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे पानी कम है, ऊपर वाले में बाहर पानी ज्यादा था, नीचे वाले में बाहर पानी कम है। अब जहां कम है अंदर सेल के पानी ज्यादा है, जितना बाहर पानी है उससे ज्यादा पानी सेल के अंदर है। तो अब क्या होगा, इस सिचुएशन में जो पानी है वो अंदर से बाहर आएगा। कहाँ आएगा, अंदर से बाहर पानी आएगा। ठीक है। और तीसरा मैंने सॉल्यूशन ऐसा लिया जिसमें अंदर भी उतना ही पानी है और बाहर भी उतना ही पानी है। यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन पानी का सेल के बाहर है उतना ही सेल के अंदर भी है, जितना पानी बाहर है सेल के उतना ही पानी सेल के अंदर भी है। तो अब यहाँ पे ना पानी अंदर जाएगा ना यहाँ से पानी अंदर आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। इक्विलिब्रियम क्या, इक्वल हो गए दोनों। ठीक है। यहाँ पे सेल के अंदर भी पानी इक्वल, बाहर भी पानी इक्वल। अब इन 3 सॉल्यूशन में मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा जब ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था ना, जहाँ पे पानी ज्यादा था, सेल के बाहर पानी ज्यादा था, तो उसने पानी को एब्जॉर्ब किया और सेल फूल करके मोटी हो गई। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि सेल स्वेल हो गई, सेल मोटी हो गई, सूज गई, मोटी हो गई। जो दूसरा सॉल्यूशन था उसमें सेल के बाहर जो था वो पानी कम था,
इसलिए सेल से पानी बाहर निकल आया ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाता है तो अंदर क्या है, पानी ज्यादा है, बाहर कम है, बाहर निकल आया पानी तो क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपर इस दूसरे वाले जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। और तीसरा वाला क्या था, तीसरे वाले में ना पानी अंदर गया था ना पानी बाहर आया था, क्योंकि सॉल्यूशन जो था उसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम थी पानी की, ठीक है। तो यहाँ पे ना पानी अंदर गया ना पानी बाहर गया, तो यहाँ पे साइज कैसा था, इक्वल था, जैसी सेल पहले थी वैसी रही। अब जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था ना, जिसमें मैंने देखा कि सेल डालने पर सेल क्या हो रही है, मोटी हो रही है, स्वेल हो जा रही है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो उसको मैंने नाम दिया कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर सेल मोटी हो जाती है, क्योंकि सेल में जो आपका सॉल्यूशन है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, हाइपोटोनिक नहीं बोलना, आपसे आप बोलना हिप्पोटोनिक। तो जो क्या है, जिसमें डाल करके सेल हिप्पो जैसी मोटी हो जाए तो वो क्या है, हाइपोटोनिक है। दूसरा जो था सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक डालने पे श्रिंक हो रही थी, इसका नाम दूसरे वाले का सॉल्यूशन का नाम हाइपरटोनिक रखा गया। फिर तीसरा जहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये देख लिया हमने सॉल्यूशन। अब यहाँ तक हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो खत्म होती है। इसके बाद जो दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर आता है सेल का, हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें दूसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, आपने देखा होगा सेल में क्या होता है, आपको एक डार्क सा रीजन दिखाई देगा। कोई भी सेल आप डायग्राम में बनाते होंगे ना, तो ऐसे बनाते होंगे, ये सेल बनाई और इसके अंदर कुछ ये डार्क सा रीजन बना दिया है ना, डार्क रीजन। अब ये जो सेल के बीच में आप बनाते हैं ना, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे दिखता है, अब आपके इसमें एक्टिविटी देखिए कि जो अनियन पील होता है ना, यानी कि जो प्याज का छिलका होता है, बहुत हल्का सा, जो पतला सा, पेपर से भी पतला सा होता है ना, ट्रांसपेरेंट जैसा, जिससे पहले भी आपने सॉल्यूशन करा था सेल को टेस्ट करने के लिए। इसमें आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी में कि सेल को देखने के लिए आप अनियन पील पे सैफ्रोनिन सॉल्यूशन डालते हैं। तो अब इसी अनियन पील पे जब आप सैफ्रोनिन सॉल्यूशन डालेंगे ना, कलर देने के लिए, डाई होती है एक तरीके की, या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे, ये भी कलर देखने के लिए होती है, कलर देने के लिए। आयोडीन सॉल्यूशन देंगे, ये भी कलर देने के लिए होता है। सेल को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए ये सब सॉल्यूशन यूज होते हैं। तो जब मैंने अनियन पील पर ये वाले सॉल्यूशन डाले तो मैंने क्या देखा, मुझे सेल के अंदर एक डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, और इसी डार्क रीजन को हमने नाम दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस भाई सेल का ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, न्यूक्लियस को। क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है ना, उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। सिमिलरली सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। अब आइए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस मैंने बनाया है उसमें मैंने दो मेम्ब्रेन्स बनाई है, एक इधर वाली एक इधर वाली। तो क्या होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनाई ना, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि एक साथ नहीं है, बीच बीच में से गैप बनाए हैं, ठीक है। यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। तो जहां ये गैप है ना छोटे छोटे, उनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। यानी कि सोचो ये आपके पास 3D में न्यूक्लियस है और उस पर कहीं कहीं छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद है इसके ऊपर बहुत सारे। तो न्यूक्लियर पोर इन्हें कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी जाना है या आना है तो वो इन छेद के थ्रू जाता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करवाने या फिर मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर एक डार्क सा रीजन आपको दिखाई देता है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर और एक डार्क सा रीजन दिखाई देता है, छोटा सा आपको रीजन दिखाई देगा, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियस के अंदर ही आपको दिखेगा छोटे छोटे ना, आपको धागे धागे से दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे न्यूक्लियस के अंदर धागे पड़े हुए हैं, बहुत सारा उलझा हुआ सा धागा पड़ा हुआ है, ठीक है। उस धागे को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है ये भी बताएंगे। अब ये सब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में क्या है, ये सब सामान आपने देख लिया, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन वगैरह है, ये सब आपने देख लिया। अब ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि सेल जो होती है ना, सेल के अंदर भी हम पाएंगे साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड होता है। ऐसे ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी खाली नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ये जो क्रोमैटिन है ये तैर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात कर रहे थे क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या होता है, तो क्रोमैटिन है धागा।
सिंपल समझो, आपके न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है, धागा पड़ा हुआ है। अब उस धागे को मैंने लपेटना शुरू करा, ठीक है। किसके ऊपर लपेटना शुरू करा, मैंने उसे प्रोटीन के ऊपर लपेटना शुरू करा। छोटे छोटे प्रोटीन लिए, ये मेरे पास धागा था, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के लिए, बाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, प्रोटीन। इस तरीके से मैंने आपके पूरे धागे को धीरे धीरे रोल करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको थोड़ा सा रोल करा, क्रोमेटिन को, धागे को थोड़ा सा रोल करा, तो वो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए तो आपने बहुत जगह सुना होगा, डीएनए टेस्ट करवाना है, डीएनए में हमारे ये कैरेक्टर्स होते हैं, इसका तो डीएनए इसके पापा से मैच करेगा, इसके पेरेंट्स से इसका डीएनए मैच करेगा। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए करता है जीन्स को या फिर कैरेक्टर्स को कैरी करता है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। आप अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके जैसे कैरेक्टर आपके अंदर है ना। कहते हैं ना, इसके तो बाल अपने पापा पे हैं, इसकी तो आंखें अपनी मम्मी पर है ना। तो वो क्यों है, ऐसे कैरेक्टर हमारे अंदर कैसे आए, हमारे पेरेंट्स से कैसे आए, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिपट कर जाती है दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो सिंपल क्या कहता है, डीएनए क्या कहता है, इट कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी कि नए जो बच्चे आ रहे हैं। अब डीएनए था, मैंने क्या करा था, क्रोमेटिन को थोड़ा सा फोल्ड करा, डीएनए बना। अब मैं डीएनए को अगर और फोल्ड कर दूं और ज्यादा कॉइल कर दूं तो उससे बनते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको सेल न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब अगर आप देखें ना कि न्यूक्लियस, यहाँ तक ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के बेसिस पर ना मैंने ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जितने भी एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा। किसमें, पहले आते हैं यूकैरियोटिक और दूसरे आते हैं प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, EU ट्रू, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। सिंपल सा मतलब है ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके पास वेल डेवलप्ड, जैसा मैंने आपको इस स्ट्रक्चर दिखाया ना, ये एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। आप देखो डबल मेम्ब्रेन भी है इसके पास, है ना, इसके पास डीएनए है, क्रोमेटिन है, पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है बाकायदा। तो ये पूरी तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, जैसा मैंने दिखा रखा है, वो होता है यूकैरियोटिक। कौन होते हैं, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगाई हैं, उनमें क्या होता है, इन सब में डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। और दूसरे आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराना, यानी कि जिसके अंदर पुराने तरीके का बेकार सा, मतलब आधा अधूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। आप देखना डबल मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर। उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हमारे न्यूक्लिक एसिड से हमारा न्यूक्लियस बना होता है, डीएनए वगैरह बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें ना ढंग से आपको वो डीएनए वगैरह स्ट्रक्चर भी नहीं दिखाई देते। आपको सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लिक एसिड दिखाई देते हैं, और वो न्यूक्लियोइड बनाते हैं। न्यूक्लियस नहीं, आपको न्यूक्लियोइड देखने के लिए मिलेगा, कुछ धब्बा सा दिखाई देता है सिर्फ आपको। न्यूक्लियस ऐसे कोई साफ बहुत ज्यादा सेल के अंदर नहीं दिखाई देगा, ऐसा लगेगा हाँ सेल के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक धब्बा सा है ना, कुछ है, कुछ चल रहा है यहाँ पे, उसको ही हमने न्यूक्लियस बोल दिया या न्यूक्लियोइड बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये न्यूक्लियस खत्म होता है यहाँ पे। अब आता है तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म। सेल है, सेल की कवरिंग थी कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे कि सेल जो है ना, सेल के अंदर क्या है, भाई सेल के अंदर भी तो कोई ना कोई लिक्विड है ना, सेल के अंदर भी तो कोई ना कोई लिक्विड है। तो उस सेल के लिक्विड को, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ऐसे उनके अंदर कुछ ऐसे धब्बा सा पड़ा हुआ है। तो अब एक बात बताइए, जब न्यूक्लियस के आसपास प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जितना भी उसके अंदर का लिक्विड है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड और सेल के अंदर का लिक्विड, वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेपरेट करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं सेल के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता है। वहीं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेपरेट रहते हैं। बात समझ में आई। अब एक और टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सिंपली साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म अगर मैं कर दूं,
तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है भाई, न्यूक्लियस जो है ना उसके अंदर का लिक्विड छोड़ दो, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड छोड़ दो, बाकी सारा भी सेल के अंदर जितना लिक्विड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। लेकिन जो अगर मैं साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म भी दोनों को कलेक्टिवली बोलना चाहूँ तो उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने तीनों बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए। वहीं एक लाइन इसमें एनसीईआरटी में और लिखी हुई है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी आप देखेंगे सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो वायरस होता है, वायरस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं मिलती, और अगर उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं मिलती तो वायरस के अंदर लाइफ भी नहीं मिलती। यानी कि मेम्ब्रेन्स के बिना लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मेम्ब्रेन्स की कि अगर मेम्ब्रेन्स नहीं होगी तो सेल के अंदर लाइफ भी नहीं होगी, सेल जिंदा नहीं होगी। ठीक है, इससे आगे का आगे देखते हैं। आ जाओ तो आ जाएगी, क्या हो गया। आइए अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, देखिए सेल के अंदर ना उसके बहुत सारे साथी हैं, छोटे छोटे साथी हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। सेल अपना इतना सारा काम कैसे कर पाती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका काम करने में उसके पीछे से हेल्प करते हैं। तो सेल के ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो इन सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, आपका जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी आउटर मेम्ब्रेन से, दो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर, अभी पढ़ा था इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उससे कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, एंडो यानी कि अंदर, प्लाज्मिक यानी कि प्लाज्मा के, या फिर मैं कह सकती हूँ कि साइटोप्लाज्म के, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि प्लाज्मा के अंदर कोई नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है, जाल जैसा दिखाई देता है ये, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे कनेक्टेड होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो आपको जो मैंने ये दिखाया इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और एक होते हैं इसमें छोटे छोटे गोल गोल बैग जैसे स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है वेसिकल्स। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुद की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की या फिर ईआर की दिखाई है, इसका स्ट्रक्चर है ना सिमिलर होता है, सेम होता है। कैसा होता है, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, यानी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है ना इसी सेम कंपोजिशन की ऐसी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी बनी हुई होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ईआर है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर रफ होता है, ये देखने में रफ होता है। और रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके जो ये आप ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं ना, ट्यूब्यूल्स पर कुछ दाने 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 स्ट्रक्चर होते हैं, दाने जैसे जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये रफ हो जाता है। ठीक है, अब ये दाने दाने जो इसके ऊपर प्रेजेंट है ये है क्या एक्चुअल में, तो ये छोटे 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 गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जो ईआर के ऊपर है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, राइबोसोम प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने देखा आरईआर में क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। यानी कि या क्या मैं कह सकती हूँ कि आरईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आरईआर क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। सेल के अंदर प्रोटीन कौन बना रहा है, आरईआर बना रहा है। और दूसरा अगर हम पार्ट देखें वो है एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है ये, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, इसका टेक्सचर इसलिए स्मूथ होता है। ठीक है, जैसे वेसिकल्स होते हैं तो वेसिकल्स के पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, तो अगर उसके पास राइबोसोम नहीं है इसलिए वो स्मूथ लगता है। और अब ये स्मूथ लगता है, इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो यानी कि ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता, क्योंकि प्रोटीन तो राइबोसोम बना रहे थे। ये क्या बनाएगा, ये बनाता है लिपिड्स को और फैट्स को। ठीक है, लिपिड्स को और फैट्स को। अब कंबाइनली देखो, आरईआर बना रहा है प्रोटीन, एसईआर बना रहा है लिपिड्स और फैट्स। अब कुछ याद आ रहा है, प्रोटीन्स और लिपिड्स,
प्रोटीन्स और लिपिड से क्या बना हुआ होता है, अभी पढ़ा था कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बनी हुई होती है। तो कुछ बात समझ में आ रही है? यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है ना, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, मेंटेन करके रखने में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका एक पार्ट प्रोटीन बना रहा है, एक पार्ट लिपिड बना रहा है। ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं? दोनों कंबाइन करके मेम्ब्रेन को बनाने में, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। और इसी को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है कुछ बनाना, ठीक है। जो जिस सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, अगर हम बायो मेम्ब्रेन को बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प। क्या ट्रांसपोर्ट करा रहा है भाई? यहाँ पे क्या बन रहे हैं? प्रोटीन और लिपिड्स। इसको सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट कराने में कौन हेल्प करेगा? कौन यहाँ से सामान सेल मेम्ब्रेन तक भेजेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजेगा, प्रोटीन भेज रहा है, ठीक है। सिमिलरली और क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे आपकी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है ना, आपकी हड्डियां हैं, ये क्या है? आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रही है। सिमिलरली क्या है? जो सेल का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, सेल का ढांचा बना रहे हैं, वो क्या है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो सकती है। बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती रहती है हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर। तो सेल के अंदर रिएक्शन कहाँ होगी? रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए जिसपे बैठ करके भाई केमिकल्स बैठेंगे, वहीं पे तो रिएक्शन करेंगे। तो जहां पर रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन का सरफेस जो प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि हमने देखा ये राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन क्या बनाते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स आप जानते होंगे, बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो वो हार्मोन्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद आता है दूसरा, गोल्जी एपरेटस। कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को डिस्क्राइब करा था, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये पूरी सेल है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? गोल्जी बॉडी। सिमिलर है, देखो मैंने दिखा भी रखा है, यहाँ पे ईआर नहीं दिखाया है, ईआर यहाँ पे होगा कहीं और यहाँ पे है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी के अंदर भी दो तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे इसमें ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स दिख रहे थे, इसमें भी एक तो वेसिकल दिखते हैं, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, और एक दिखते हैं फ्लैटेंड सैक, यानी कि छोटे छोटे बैग हैं, उसको मैंने चपटा कर दिया, फ्लैट कर दिया, तो फ्लैटेंड सैक, ठीक है। तो फ्लैटेंड सैक या फिर उनको मैं बोल सकती हूँ सिस्टर्न्स, ठीक है। तो वेसिकल्स या फिर फ्लैटेंड सैक या फिर सिस्टर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है गोल्जी बॉडी का? ये मैंने कहा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इससे ईआर से कनेक्शन रखता होगा। तो ये क्या करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन रखता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। ये क्या करता है? जो इसने प्रोटीन दिए ना और जो इसने लिपिड्स दिए, उनको पैकिंग करता है। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो ऐसी थोड़ी ना दे दोगे। तो सिमिलरली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो गोल्जी बॉडी है वो भी मेम्ब्रेन को ऐसे ही प्रोटीन या लिपिड्स नहीं दे देती है, बाकायदा उनकी पैकिंग करती है। कोई हार्मोन जा रहा है, उसकी पैकिंग होगी, ठीक है। और उसको क्या होगा? फिर पैकिंग करने के बाद उसको डिस्पैच करा जाएगा, यानी कि आगे के लिए भेजा जाएगा। तो अगर कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान आ रहा है तो उसकी पैकिंग करना और उसे डिस्पैच करना, ये काम है गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। और क्या करता है? और ये बनाता है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स भी एक तरीके के सेल ऑर्गेनल है, इसके बाद इसका ही नंबर है। तो सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम जो बनाता है ना, वो एंडोप्लाज्मिक से लेकर के गोल्जी एपरेटस बनाता है, ठीक है। ईआर क्या कर रहा है? सामान दे रहा है कि लाइसोसोम इससे बना देना, और गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ठीक है तुम मुझे दे दो और मैं इससे सामान बना दूंगा, ठीक है। तो ईआर से लेके सामान, उससे क्या बनाता है? वो लाइसोसोम्स बनाता है, ठीक है। और क्या करता है ये? और स्टोरेज का काम करता है, बहुत सारी चीजें अपने अंदर भी स्टोर करके रखता है, शुगर्स वगैरह स्टोर करके रखता है। कॉम्प्लेक्स सिंपल जो शुगर्स होती है उनको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर कैसे? जैसे सुक्रोज हो गई, ग्लूकोज हो गई, ये होती है सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, माल्टोज हो गया, आप बहुत सारे पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखिए कि जो सिंपल शुगर है ना, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये हो गया गोल्जी एपरेटस। अब आता है लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स क्या होते हैं? भाई हमने देखा कि गोल्जी एपरेटस ने क्या बनाए थे? लाइसोसोम्स बनाए थे। अब लाइसोसोम भी एक तरीके का बैग है और इस बैग में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी में रिएक्शन को फास्ट करा रहा हो, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कैटलिस्ट, वो क्या करता है? किसी भी रिएक्शन में डाल दो तो रिएक्शन और तेज होने लगती है। तो सिमिलरली क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। मान लो खाना पच रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई केमिकल ऐसा डाल दिया जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे पेट में बहुत सारे होते हैं ऐसे केमिकल्स, तो वो क्या करेगा? खाना जिस नॉर्मल स्पीड से पचता है ना, उसको और तेज कर देगा और तेजी से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्या है? केमिकल है, ठीक है, क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। तो सिमिलरली क्या होता है, लाइसोसोम्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस चीज का डाइजेशन करते हैं? ये डाइजेशन करते हैं खराब चीजों का। जैसे कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, बाहर से सेल के कोई भी ऐसा सामान आ गया जो इसकी सेल को जरूरत नहीं है, उसको खा जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और क्या करेगा? कोई भी वेस्ट है उसको खा जाएगा, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खा जाएगा। यानी कि सेल को साफ सुथरा रखेगा, सेल को क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। और इसका एक और स्पेशल नाम होता है, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? सुसाइड करना मतलब आत्महत्या करना, यानी कि खुद को ही मार देना। तो ये क्या करता है लाइसोसोम? मान लो आपके सेल में कभी कोई ना कोई खराबी आ गई, ठीक है, सेल डिसफंक्शनिंग करने लगी या सेल बूढ़ी हो गई, सेल के अब इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि वो अपने काम कर सके, तो सेल खराब हो गई। अब सेल खराब हो गई तो बॉडी में तो ऐसे ही बैठी रहेगी, उसे कौन खत्म करेगा? तो लाइसोसोम क्या कहता है? मैं करूंगा। वो क्या करता है? लाइसोसोम मैंने कहा बैग है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइसोसोम खुद बे खुद बस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। लाइसोसोम फट जाता है तो इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे लाइसोसोम फटा तो क्या हुआ? पूरी सेल में क्या फैल गए? एंजाइम्स फैल गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो पूरी सेल को खत्म कर जाते हैं, पूरी सेल को खुद ही खा जाते हैं। तो अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने का, खुद की ही सेल को मारने का काम करता है लाइसोसोम, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। इसके आगे के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस यानी कि जहां से एनर्जी आती है, ऐसा हाउस, यानी कि सेल को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। भाई सेल काम कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, खाना पचा रही है ना, और डाइजेशन कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, ठीक है। तो सेल को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी सेल के अंदर कौन बनाता है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जो क्या बनाता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है, एक है इसमें बाहर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, और एक मैंने अंदर कुछ फोल्ड से बना रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही, एक तो ये है जो बाहर वाली आपको दिख रही है सीधी सीधी, और एक जो ये फोल्डेड है, ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, यानी कि छेद वाली होती है, उसके अंदर छेद होते हैं। छेद क्यों होते हैं? ताकि सब्सटेंसेस अंदर बाहर जा सके, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? पोरस है। वहीं जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो फोल्डेड होती है, अब फोल्डेड क्यों होती है? आप सिंपल इमेजिन करो कि आपके पास एक पेपर है जो प्लेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये पेपर आपके पास प्लेन है। अब मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं इतने ही जगह में एक सीधा पेपर रखूं, इतनी जगह में है ना, इतनी जगह में एक ही सीधा पेपर रखा हुआ है, और वहीं इतनी ही जगह में मैंने ये पेपर फोल्ड करके रख दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अब ज्यादा सरफेस एरिया है इसके ऊपर, तो इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो खुद को फोल्ड कर लेती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि इसी मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो मैंने नहीं दिखा रखे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। पर ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, जो आपने कर्व्ड देख रहे हो आप, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं? एटीपी को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अंदर रिएक्शन होती है, वो जो पार्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनके ऊपर रिएक्शन होती है और उससे एटीपी बनती है,
तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनती है, एटीपी बनती है। अब जितना ज्यादा एटीपी बनेगी, जितना ज्यादा एटीपी हम बनाना चाहते हैं, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन सके। तो इसलिए क्या होता है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फोल्ड हो जाती है ताकि केमिकल रिएक्शंस और ज्यादा हो सके। क्यों? ताकि एटीपी सिंथेसिस ज्यादा हो सके, ताकि एटीपी ज्यादा बन सके। अब ये एटीपी है क्या? तो एटीपी क्या है? एटीपी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में। देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं, है ना, कि भाई हमारी बॉडी में एनर्जी घूम रही है। तो हमें कैसे पता कि हमारी बॉडी में एनर्जी है? हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के। एटीपी का मॉलिक्यूल मतलब एक एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होता है आगे पता चल जाएगा, है ना, मतलब आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। तो एडिनोसिन का एक कंपाउंड होता है और एक होता है यहाँ पे फॉस्फेट। ठीक है, एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वो बनता है एक नया मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक है, ठीक है, और उसके साथ ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कैसे स्टोर होती है? देखो एक एडिनोसिन ने क्या पकड़ रखा है, ऐसे इस तरीके से 3 फॉस्फेट को पकड़ रखा है। मैं तीन हाथ तो है नहीं, 2 ही है, तो ऐसे है ना, ऐसे एक फॉस्फेट इधर पकड़ रखा है, एक फॉस्फेट इधर पकड़ रखा है, एक और फॉस्फेट पकड़ रखा है। अब जो उसने पकड़ रखा है ना फॉस्फेट को, एडिनोसिन ने, उसमें उसने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रखा है। ऐसी फॉस्फेट उसके मॉलिक्यूल उसके पास नहीं है। आप किसी भी चीज को अपने पास पकड़ करके रख रहे हो, तो कैसे पकड़ के रख रहे हो? क्योंकि आपने उसमें उसको होल्ड कर रखा है, तो आपकी भी तो कुछ एनर्जी जा रही है ना, नहीं तो वो तो निकल के भाग जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन पकड़ रखा है, ठीक है, स्केच पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखे। अगर मैं इसे मैंने पकड़ने के लिए क्या मैं कर रही हूँ, एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं इनको हाथों को खोल दूं, एनर्जी छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएंगे। तो किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए। सिमिलरली एडिनोसिन को भी फॉस्फेट को होल्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो, इसने जब इनको पकड़ा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो ये एक फॉस्फेट निकालेगा, तो हमको कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना, जो उसने पकड़ रखी थी एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी, जिसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, है ना। अभी आपके काम की चीज नहीं है ना, समझ आएगी। तो सिंपल ये समझो, पकड़ रखी थी, एक फॉस्फेट जब छोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर दूसरा फॉस्फेट छोड़ेगा फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो एटीपी के मॉलिक्यूल में क्या है, इनके बॉन्ड्स की वजह से क्या है, एनर्जी स्टोर हुई हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, अब इस मॉलिक्यूल को क्या है, इस मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ करके हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी लेती है। इसलिए इनको बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी को कोई भी काम करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एटीपी चाहिए। तो एटीपी क्या है, एक तरीके से हमारे लिए करेंसी है। करेंसी किस चीज की, ताकि हम कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी केमिकल रिएक्शन को करवा सके, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, करेंसी देनी पड़ती है। बॉडी में रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। ठीक है, अब एक और बात, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, अब डीएनए राइबोसोम की क्या वैल्यू है यहाँ पे होने से, ठीक है। अब देखो डीएनए क्या था, डीएनए की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया, वहां पर रह गई थी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी जो है फुल फॉर्म आप याद करेगा। और राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम्स का काम है किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। और डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए काम करता है अपने कैरेक्टर्स को कैरी करने का, या फिर सेल जब डिवाइड करती है तो सेल के इनहेरिटेंस में हेल्प करता है क्या, डीएनए। यानी कि ये खुद को डिवाइड भी कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक, और क्या कर सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है, अपने लिए खाना भी बना सकता है। तो ये हम कहते हैं कि ये ना थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट है सेल से, ये अपना काम काफी हद तक खुद कर रहा है। भाई अपना डीएनए है, अपना जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, और क्या है इसके पास, राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन्स बना रहे हैं, इसके लिए खाना भी बना रहे हैं। तो ये क्या है, काफी हद तक इंडिपेंडेंट है सेल से, या फिर मैं कह सकती हूँ सेमी ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि क्या, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस माने कि इंडिपेंडेंट, यानी कि हाफ इंडिपेंडेंट है किससे, सेल से। ठीक है ना, वो सेल से आधा इंडिपेंडेंट है, काफी हद तक खुद भी जिंदा रह सकता है अपने बलबूते पर। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते।
ठीक है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब सिमिलरली जैसे इसके पास डीएनए और राइबोसोम है ना, इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये भी क्या कर सकता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल या फिर कह सकती हूँ कि डीएनए इसके पास अपना होता है। ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या फिर कलरलेस। ठीक है, व्हाइट या फिर कलरलेस। तो एक होगा कलर वाले प्लास्टिड, यानी कि ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर हो। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि जो व्हाइट कलर के होते हैं, जो कलरलेस होते हैं, वो कोई भी कलर अपना नहीं देते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इनके अंदर कलर आते कहाँ से हैं? कलर इनके अंदर है कैसे? तो इनके अंदर कलर है पिगमेंट्स की वजह से, डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से। पिगमेंट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी चीज जो कलर दे रही है, उसको बोलते हैं पिगमेंट। आप बोलते हैं ना कि पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन का कलरिंग है ना, स्किन का कलर कैसा है, स्किन का पिगमेंट्स कैसे हैं आपकी स्किन में। स्किन का कलर जो आपका है वो भी किस वजह से? किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो हमारी स्किन को इस तरीके का कलर दे रहा है, ब्राउनिश कलर। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा केमिकल या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कलर दे रहा है, वो है पिगमेंट। तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से वो कलर्ड दिखते हैं। ठीक है। अब ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स आप देखते हैं ना, ये फूल है रेड कलर का, ब्लू कलर का, है ना, पिंक कलर का, वो क्यों दिखते हैं? वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से या फिर पिगमेंट्स की वजह से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इन पिगमेंट्स में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, वो होता है क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ये क्लोरोफिल जो जिस उसमें प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है ना, उस प्लास्टिड को हमने एक अलग ही कैटेगरी दे दी, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्या हो? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इसको इतना स्पेशल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक तो देखिए सारे कलर, ग्रीन कलर जितने भी प्लांट्स का है ये दे रहा है, और दूसरी बात आपने एक बात सुनी होगी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, अपने अंदर स्टार्च बना सकते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है। तो खाना कैसे बनता है प्लांट्स के अंदर? थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और वो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। ठीक है। तो पता लग गई प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में होता है। ठीक है। अब ये तो काम देख लिया हमने क्रोमोप्लास्ट का। ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट तो व्हाइट कलर के, ना वो कलर दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो इसका क्या काम है? तो इसका काम है स्टोरेज करने का, यानी कि अपने अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। क्या स्टोर करके रखता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, यानी कि प्रोटीन के कुछ ग्रेन्यूल्स, मतलब आप दाने कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है। दानेदार स्ट्रक्चर कहते हैं ना, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। तो स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को, ऐसी चीजों को जो प्लांट के अंदर स्टोर करता है, वो कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। बात समझ में आ गई? तो ये है प्लास्टिड। अब इससे आगे हम क्या देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बाहर से देखना स्टार्ट करें, तो मैंने यहाँ पर दो मेम्ब्रेन बना रखे हैं, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। देखिए अभी तक हमने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं? पहला हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, और अब हम ये पढ़ रहे हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्लास्टिड्स कह सकते हैं। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम चले मेम्ब्रेन के अंदर, तो आप देखेंगे मेम्ब्रेन के अंदर ना खाली स्पेस है जिसमें कलरलेस फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। कुछ लिक्विड भरा हुआ है इस मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर मैं कह सकती हूँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। और उस खाली स्पेस को क्या कहा जाता है, या फिर खाली स्पेस में कह सकते हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। तो हमने देखा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ कलरलेस फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको मैंने बोला क्या यहाँ पे? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर, इस लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं? यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे कुछ सिक्के जैसे, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे कोई कॉइन होता है ना ऐसा।
और हर एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को मैंने बोला थैलाकॉइड। क्या बोला मैंने? थैलाकॉइड। अब मैंने क्या करा, उन सिक्कों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया और क्या बना दिया, एक स्टैक बना दिया कॉइन्स का। ठीक है, एक के ऊपर एक रख के मैंने क्या बना दिया, एक स्टैक बना दिया। अब अगर मैं बहुत सारे कॉइन्स को एक साथ रख दूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन, इसके ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, ठीक है, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है? ग्रेना। तो अगर मैं सिंगल कॉइन की बात कर रही हूँ वो है थैलाकॉइड, और अगर मैं कलेक्टिवली बोल रही हूँ तो वो क्या है? ग्रेना। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे ग्रेना इसके अंदर है ना क्लोरोप्लास्ट में, मैंने तो सिर्फ 3 बना रखे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है सारे ग्रेना ने आपस में, और हर एक कनेक्शन को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लेमिली। यानी कि 2 ग्रेना के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। अब अगर मैं देखूं, ये तो हो गया कि इसके अंदर कनेक्शन देखे मैंने। अब मैंने क्या देखा कि भाई जो मेरा क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके अंदर भी अपना डीएनए और क्या है मेरे पास, राइबोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्लास्टिड्स क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। तो मैंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए है और अपना आरएनए है, यानी कि ये भी कैसा है? ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड होते हैं। अब इन थाइलाकॉइड के अंदर ही होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, इन थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को और साथ में फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो आप सेल देखते हैं ना, उसके अंदर किचन का काम कौन करता है? किचन में जैसे खाना बनाते हैं वो काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, लीफ जो होती है, लीफ के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि लीफ के अंदर ही खाना बनता है। आपने देखा होगा ग्रीन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या है? लीफ है। तो लीफ के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, ये यहीं पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब दूसरा आता है हमारे पास वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एक तरीके से स्टोरेज बॉडीज है, स्टोर हाउस है। किस चीज का? जैसे आप कहते हैं ना कि आपको कुछ भी चीज स्टोर करनी है तो आप स्टोर रूम में रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सेल के पास भी अपना एक स्टोर रूम है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मैंने बना रखी है एक सेल, सीएम का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल है मेरे पास, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है खाली सा, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? वैक्यूल। ठीक है, और वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन का नाम होता है वैक्यूल की टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर भी कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोला जाता है सैप, नॉट सेल सैप। क्या बोला जाता है? सैप। जो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वैक्यूल है, अब वैक्यूल में क्या है? वैक्यूल की आउटर लेयर क्या है? टोनोप्लास्ट। उसके अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ है? सैप। ठीक है, समझ में आए? देखिए, सबका अपना अपना लिक्विड होता है। सारे ऑर्गेनल्स जितने भी आपने देखे ना, उनके अंदर अपना अपना कोई ना कोई लिक्विड था। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था। आपने क्लोरोप्लास्ट में देखा, इसमें भी स्ट्रोमा है। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें भी अपना क्या है? सैप है। और आप माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं ना, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, वहां पे नाम नहीं दिया हुआ है आपकी किताब में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, और आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें भी अपना लिक्विड होता है। ठीक है, सब में अपना अपना लिक्विड है। और इसी लिक्विड को हमने साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करके सारे लिक्विड को क्या बोला था हमने? कलेक्टिवली क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। सेल का भी लिक्विड, सारे ऑर्गेनल्स ये जो है ना, इनके अंदर में कैरियन का लिक्विड है, उस सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के प्लाज्म को छोड़ करके। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ करके। अब ये क्या है? वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। लेकिन एनिमल की जो सेल होती है ना, उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और नंबर भी उनका कम होता है, यानी कि कम होते हैं और छोटे होते हैं। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। यानी कि हमारे अंदर और भी कोई एनिमल है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होंगे और नंबर में भी कम होंगे। लेकिन जो प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है बड़ा सा वैक्यूल, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ये क्या है? प्लांट सेल का डायग्राम मैंने बना रखा है। अब इसमें क्या होता है? बड़ा सा वैक्यूल होता है जो क्या करता है? 50 to 90% जगह घेर लेता है हमारी सेल में। यानी कि 50 to 90% एरिया जो हमारे सेल में है वो किसका है? वो है वैक्यूल्स का इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, या फिर मैं कह सकती हूँ प्लांट सेल को। अब टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्जिडिटी का एक तरीके से मतलब होता है फूल जाना।
ठीक है, स्वेलन हो जाना। अब जब कोई भी चीज फूल जाती है तो वो क्या होती है, एक टफ सी बन जाती है। आपने देखा होगा उसके पास अपनी एक शेप आ जाती है। कोई बैलून है, आप उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर भरते हैं तो वो टफ सा हो जाएगा ना। अगर कम है एयर उसके अंदर तो वो ढीला सा रहता है ना। लेकिन अगर क्या हो उसके अंदर खूब सारी एयर भर जाए तो आपका बैलून टफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से उसी चीज को कहा जाता है टर्जिडिटी। अगर कोई फूल करके जिस तरीके का स्ट्रक्चर उसका हो जाता है ना, एक टफ सा स्ट्रक्चर हो जाता है, वो होती है टर्जिडिटी। तो अगर वैक्यूल है तो सेल कैसे रहती है, टर्जिड रहती है। रिजिडिटी यानी कि हार्ड हो जाती है सेल की अपने पास अपनी एक शेप आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज कैसे रहती है, टाइट हो जाती है। एक तरीके से जगह घेर ली ना ज्यादा वैक्यूल ने, तो सेल क्या होगा, एक तरीके से टाइट हो जाती है, ठीक है। उसके पास अपनी शेप आ जाती है, ऐसी कोई नहीं उसकी शेप को हिला सकता, ढीली सी नहीं रहती सेल, उससे टाइट हो जाती है, ठीक है। अब क्या आता है दूसरी बात, स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सर्वाइवल। यानी कि प्लांट को जीने के लिए जिन सब्सटेंसेस की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजें क्या करता है वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और बहुत सारे प्रोटीन्स अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये काम स्टोरेज का देख लिया हमने, वैक्यूल का होता है। अब देखते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स में क्या काम करता है। भाई अमीबा में ना, अमीबा नाम तो सुना है, अमीबा में क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है जो फूड की स्टोरेज करता है। यानी कि मैंने खाना खाया, अमीबा ने खाना खाया, अमीबा में जो फूड की स्टोरेज होगी वो भी एक वैक्यूल में होगी जिसका नाम है फूड वैक्यूल। वैक्यूल अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अब अगर और ऑर्गेनिज्म में देखें तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि और अलग तरीके के कुछ अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो वैक्यूल्स। और ये जो सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें अमीबा, पैरामीशियम यही आते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है। नाम है उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसका काम क्या होता है, सेल में अगर ज्यादा पानी हो गया, एक्सेस वाटर हो गया है, तो उसको सेल के बाहर निकालना, या फिर सेल के अंदर कोई वेस्ट हो गया है जमा तो उसको सेल से बाहर निकालना। अब देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अमीबा को खाना भी है, उसको पानी भी रखना है, उसको वेस्ट को बाहर भी निकालना है, तो वो वेस्ट बाहर निकालने का काम होता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। आइए थोड़ा सा समझ के देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरा अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा में क्या है, इस अमीबा में मेरे पास छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब इस अमीबा के अंदर क्या हुआ, इस अमीबे के अंदर बहुत सारा एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस पानी हो गया। तो जितना भी यहाँ से पानी हो गया ना, वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन के पास मूव करना शुरू करेगा, धीरे धीरे खिसकना शुरू करेगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बीच में था और कॉर्नर पे आ गया। अब ये क्या करेगा, कॉर्नर पे आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फट जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, ये खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ से खुल गया तो इसके अंदर जितना भी पानी था वो क्या होगा, सेल से बाहर चला जाएगा, अमीबा से बाहर चला जाएगा। तो इसने क्या करा, जितना भी एक्सेस वाटर था उसको सेल से बाहर एक्सपेल आउट करने का काम करा, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो भी इसी तरीके से बाहर चला जाता है, उसके अंदर जाएगा वैक्यूल के अंदर और वैक्यूल से फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गए यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनल्स खत्म। सेल ऑर्गेनल्स के बाद हम देखेंगे सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। सेल डिवीजन यानी कि सेल जब डिवाइड करती है तो किस तरीके से डिवाइड करती है। याद करिए सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि सेल जब डिवाइड करती है, जो नई सेल्स बनती हैं वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि एक सेल होगी वही डिवाइड करके दो नई सेल्स बनाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं सेल डिवीजन, या दो से ज्यादा सेल्स भी बना सकती है, ठीक है। तो एक सेल डिवाइड हो रही है और उसी से डिवाइड होकर मल्टीपल सेल्स यानी कि आगे आने वाली सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये होता है सेल डिवीजन। अब बात यह है कि सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होना जरूरी क्यों है, सेल डिवीजन की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले बात तो हमें समझ में आती है कि भाई ग्रोथ के लिए हमारी ग्रोथ होनी है। एक छोटा सा बच्चा है वो बड़ा हो गया है तो उसके अंदर जब सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स डिवाइड करेंगी, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी, तभी तो बॉडी बड़ी होगी। तो अगर बॉडी की ग्रोथ होनी है, बॉडी बड़ी होनी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, नई नई सेल्स की जरूरत है। और वो किससे आएंगी, सेल डिवीजन से आएंगी, ठीक है। दूसरी जरूरत होती है रिपेयर करने के लिए, ठीक है। रिपेयर करने के लिए कैसे, मान लो आपको कोई इंजरी आ गई, कोई चोट आ गई, है ना। अब वहां पे अगर रिपेयर करना है ना, वहां से अब चोट ठीक होनी जरूरी है,
तो ठीक कैसे होगी? जो पुरानी खराब सेल हो गई है, जिनकी वजह से चोट लगी है, चोट लग गई तो बहुत सारी सेल्स खराब हो गई, वहां से कट गया है तो बहुत सारी सेल्स खराब हो गई, डेड हो गई है, तो उन डेड सेल्स को हटा करके नई सेल्स का आना जरूरी है, तभी तो रिपेयर हो पाएगा ना, तभी तो कोई भी कट लगा है, कोई भी इंजरी हुई है वो ठीक हो पाएगी। तो इंजरी की जो डेड सेल्स है या फिर जो बेकार सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको नया बनाने के लिए, इंजरी को रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? नई नई सेल्स की, और वो आएगी सेल डिवीजन से। तीसरी चीज आती है गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए। गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब ये गैमीट्स क्या होते हैं? चलिए एक बार रिवीजन करवाते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का। आपने 8th क्लास में पढ़ करके आए थे, दोबारा रिवीजन कराते हैं। तो आपने दो तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़े थे, एक पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा था जिसमें खाली एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो मदर से ही नया बच्चा बनेगा या तो फादर से ही नया बच्चा बनेगा, है ना। दोनों फादर और मदर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर हमने देखा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मदर भी होती है, फादर भी होती है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं ह्यूमंस का, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर हमारी क्या है? मदर की ये सेल है और एक ये फादर की सेल है, ठीक है। एक सेल मदर की है, एक सेल फादर की है। अब क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन होता है तो इन दोनों सेल्स में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है यानी कि ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और दो सेल्स मिल करके फ्यूज करके क्या बनाती हैं? एक सिंगल सेल बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो सेल मदर से आती है इसको आप बोलते थे ओवा, और जो फादर से आती है उसको आप बोलते थे स्पर्म। तो ओवा जब स्पर्म के साथ मिलती है यानी कि उसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता था? उससे यहाँ पे जाइगोट बनता था। जाइगोट क्या थी? एक सिंगल सेल थी जो दोनों सेल के फ्यूजन के होने से बनती है, ठीक है। अब यही जाइगोट क्या करता है? यही जाइगोट आगे डिवाइड करता है और मदर के वूम्ब में क्या बनाता है? नए बेबी का फॉर्मेशन करता है। यही जो सिंगल सेल है ये डिवाइड करेगी और नए बेबी का फॉर्मेशन करेगी। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आप देखें इसमें एक है ओवा, एक है स्पर्म। तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनका नाम होता है गैमीट, यानी कि ओवा भी एक गैमीट है, स्पर्म भी क्या है? गैमीट है। ओवा फीमेल गैमीट है और स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है। गैमीट समझ में आ गई। तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है यानी कि गैमीट्स, उनको भी बनाने के लिए क्या चाहिए? उनको बनाने के लिए भी सेल डिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। देखिए हमारी बॉडी के अंदर सारी सेल्स हैं, है ना। और न्यूक्लियस में मैंने पढ़ाते टाइम आपको एक टर्म यूज करा था, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या था? न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे पड़े हुए थे जिसको मैंने बोला था क्रोमैटिन। फिर वो क्रोमैटिन लिपटता है और लिपट करके क्या बनाता है? डीएनए। फिर डीएनए और ज्यादा लिपटता है और डीएनए और ज्यादा लिपट करके क्या बनाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कितने भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है, यानी कि हर सेल के अंदर फिक्स है कि इतने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो, नाक की हो, आँख की हो, कहीं की भी हो, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46, या फिर मैं कह सकती हूँ 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। पेयर का मतलब होता है ना जोड़ा, तो 23 पेयर्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो सेल आपस में मिल रही हैं, यानी कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रोमोसोम का नंबर होगा और इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर होगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो जब दोनों सेल फ्यूज करेंगी तो इसके भी क्रोमोसोम और इसके भी क्रोमोसोम एक सिंगल सेल के अंदर आ जाएंगे। मान लो इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, तो आगे आने वाली सेल जो बनेगी उसमें 4 क्रोमोसोम बनेंगे, क्योंकि जाइगोट क्या है? जाइगोट तो इन दोनों के मिलने से बना है ना, इन दोनों के मिलने से जाइगोट बना है। तो जितने क्रोमोसोम इसमें है और जितने क्रोमोसोम इसमें है, दोनों के नंबर मिल करके जाइगोट के अंदर होंगे, एक सेल के अंदर। अब सोचो अगर ओवा के अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम और क्या है? इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो स्पर्म के अंदर, क्योंकि हमने देखा हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब क्या होगा? जो आगे आने वाली नई सेल बनेगी ना, उसमें 46 इसके, 46 इसके अंदर तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि किसी सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम हो सके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 46 से ज्यादा क्रोमोसोम नहीं हो सकते। हर सेल के अंदर 46 ही क्रोमोसोम होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे 46 अगर होंगे तो जाइगोट के अंदर तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या होता है, हमें ओवा और स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं रखने होते, हम इसके अंदर 23 क्रोमोसोम रखते हैं ओवा के अंदर, ठीक है, और स्पर्म के अंदर भी हम 23 क्रोमोसोम रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 23 होते हैं, इसके अंदर भी 23 होते हैं। अब जब इसके 23 इसके 23 दोनों के फ्यूज करेंगे तो जाइगोट के अंदर कितने हो जाएंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि सही नंबर है क्रोमोसोम का, 46 ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने देखा कि बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं। कितने होते हैं, उसके आधे होते हैं। आधे क्यों होते हैं, क्योंकि आधे फादर से आएंगे, आधे मदर से आएंगे, तो गैमीट्स के अंदर आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि इसको पता है मैं 23 रखूंगा तो दूसरा वाला 23 जो है वो मेरी क्या कर देगा, मुझे कंप्लीट कर देगा, मुझे पूरा कर देगा, ठीक है, और जिससे मेरे जाइगोट के अंदर प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि जाइगोट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब बात ये आती है कि ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते कैसे हैं, ये 46 थे तो ये हाफ कैसे हो गए, 23 कैसे रह गए। तो यही तो कमाल है सेल डिवीजन का, इसलिए तो बोला कि सेल डिवीजन जरूरी है गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए। और वो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से ये 46 क्रोमोसोम के 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था, सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस बॉडी की सारी सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस तरीके का डिवीजन होता है, सारी सेल मतलब हाथ पैर आंख नाक कान कहीं के भी ले लो, सारी सेल्स में, या फिर मैं कह दूं सारी सेल्स को क्या कह रही हूं मैं, सोमैटिक सेल्स, सारी सोमैटिक सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी की सारी सेल्स, नॉर्मली आप कहोगे ना कि सारी सेल्स, तो सारी सेल्स ना कह करके बायोलॉजी में टर्म है सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या किस तरीके का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और वही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेल होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्यों मियोसिस होता है, अभी देखा ना, इसमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, तो इसमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, तो मतलब ये कुछ अलग तरीके से डिवाइड करेगी, तो बाकी सारी सेल्स बॉडी की अलग और रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा मियोसिस और बाकी नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होगा माइटोसिस, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि माइटोसिस किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे मैंने एक सेल बना रखी है जिसको मैं बोल रही हूँ मदर सेल। मदर सेल क्यों, क्योंकि इससे आगे जाकर के बाकी मेरी सेल्स बनेंगी जो नई आने वाली है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, एक मदर सेल थी मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल सोचो आपका घर में बंटवारा होने वाला है, ठीक है। आपके पास एक फ्रिज है, एक कूलर है और एक बेड है, सब कुछ एक एक है। तो आप क्या करोगे, आप कोई पेरेंट है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, उनको दोनों को सामान देना है, तो वो क्या करेंगे, एक फ्रिज था, एक की जगह एक और लाएंगे, दो फ्रिज करेंगे, दो बेड करेंगे, दो ही क्या करेंगे, कूलर करेंगे, सब चीज जो भी है उसको डबल डबल कर देंगे। तो सिमिलरली क्या होता है, मदर सेल में भी ना जो भी इसके पास होता है, क्रोमोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, न्यूक्लियस हो गया, सबको क्या करता है, डबल कर देता है, और फिर क्या करता है, आधा आधा दोनों में बांट देता है। यानी कि यहां भी इतने ही क्रोमोसोम और यहां भी, देखो यहां पे मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए थे, 1 2 3 4, और इसके पास भी कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि बाकी जो एक सेल से डिवाइड करके दो सेल मैंने बनाई है ना, उन दोनों के अंदर भी 4 क्रोमोसोम है और मदर सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम ही थे। यानी कि सिंपल दो सेल बनी और दोनों के अंदर इक्वल कंटेंट है, सब कुछ इक्वल जाएगा। इसके अंदर भी 4 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम तो इसके अंदर भी होंगे। अगर इसके पास एक क्या है, लाइसोसोम है, तो इसके पास भी एक लाइसोसोम होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगी दोनों, ठीक है। दोनों कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल टू मदर सेल, जैसी मदर होगी वैसे ही उसके बच्चे बनेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी नई सेल बनी है ना, इनको बोला जाता है डॉटर सेल। मदर सेल से डिवाइड करके क्या बनेंगी, डॉटर सेल। तो मैंने देखा माइटोसिस में क्या हो रहा है, भाई एक सेल थी, उसने डिवाइड करके दो सेल बनाए और दोनों में वैसा ही समान है जैसा कि मदर सेल के पास था। 4 क्रोमोसोम इसके पास थे, 4 क्रोमोसोम इसके भी पास है। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में सेल है उनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। माइटोसिस होता है तो जो नई सेल बनती है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं, इसलिए बॉडी क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है। बॉडी के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर बैलेंस रहते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया माइटोसिस। अब आपने क्या देखा, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनी, 2 सेल बनी, याद रखना। आगे देखते हैं क्या दूसरा आएगा, मियोसिस। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने मियोसिस करना है तो मैं क्या करूंगी, मैंने मियोसिस करा तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरी जो सेल थी ना, जो मदर सेल थी, उसको 2 सेल में डिवाइड करा। क्या करा, 2 सेल में डिवाइड करा। और मैंने क्या करा, इसमें दोनों में 4-4 क्रोमोसोम नहीं रखे, मैंने दोनों में 2-2 क्रोमोसोम दिए। इधर भी 2 क्रोमोसोम और इधर भी 2 क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने डिवीजन करा मदर सेल का 2 सेल में, और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब जैसे इसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसमें क्या हो गया, 2-2 नंबर के 2-2 क्रोमोसोम हो गए, 4 से 2 हो गए, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये वाली जो सेल है ना, ये दोबारा डिवाइड करेगी, दोनों सेल दोबारा डिवाइड करेंगी, ये भी दोबारा डिवाइड करेगी और ये भी दोबारा डिवाइड करेगी। यहाँ पे ये 2 सेल बनाएगी नहीं, यहाँ ये भी 2 सेल बनाएगी नहीं। अब इसके पास जो 2-2 क्रोमोसोम है ना, वो क्या करेगी, इसमें भी 2 क्रोमोसोम डाल देगी, इसमें भी 2 क्रोमोसोम। सिमिलरली जो ऊपर वाली है उसने 2 सेल बनाई, वो भी ऐसी करेगी, 2 सेल एक में और 2 क्रोमोसोम एक में और 2 क्रोमोसोम एक में। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा कि मियोसिस में क्या होता है, 2 बार डिवीजन होता है। कैसा होता है, पहली बार तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, यानी कि 2-2 क्रोमोसोम रह गए। ठीक है, और दूसरी बार जब डिवीजन हुआ तो वो इक्वेशनल डिवीजन था, यानी कि जैसे हमने देखा था ना माइटोसिस में होता है कि जितने नंबर मदर सेल में है क्रोमोसोम के, उतने ही किसमें है, डॉटर में भी है। तो यहाँ भी 2 क्रोमोसोम, और जो इसके बाकी जो 2 सेल बनेंगी ना, नई डॉटर सेल, उसमें भी 2-2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2-2 क्रोमोसोम और इसमें भी 2-2 क्रोमोसोम। तो मैंने क्या देखा, मदर सेल में देखो कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन आप लास्ट में देखो जो आपकी 4 डॉटर सेल बनी है ना, इसके अंदर केवल 2-2 क्रोमोसोम ही रह गए हैं, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो गया है, आधा हो गया है। तो आपने क्या देखा कि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। माइटोसिस में आपने देखा था केवल 2 डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन मियोसिस में आपने देखा कि 4 डॉटर सेल बन रही हैं। माइटोसिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर करानी है बॉडी की, और मियोसिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन करना है। क्या आपने देखा कि अब यहाँ पे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक गैमीट बन गया, ये भी गैमीट बन गया, ये भी गैमीट बन गया और ये भी गैमीट बन गया। तो मियोसिस के थ्रू मैंने क्या बनाए, गैमीट्स। माइटोसिस के क्या बनाए, मैंने ग्रोथ के लिए सेल बनाई, रिपेयरिंग के लिए सेल बनाई, वो रिप्रोडक्टिव पर्पस से यूज नहीं की जा सकती। ये बात समझ में आ गई। अब आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है कि अब आप ये बताइए कि मियोसिस में जो ये आधे हुए हैं क्रोमोसोम के नंबर, ये क्यों हुए हैं, तो इसलिए हुए हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दोनों सेल, दोनों गैमीट कंबाइन करेंगे तो उनमें क्रोमोसोम के नंबर डबल ना हो, इसलिए क्या होता है, इसके क्रोमोसोम पहले ही मियोसिस में हाफ कर दिए जाते हैं, ताकि जब दोनों सेल कंबाइन करें तो जाइगोट में प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ना आए। ठीक है ना। और क्यों आते हैं वैसे दोनों क्रोमोसोम मदर और फादर से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को कैरेक्टर्स को ये कैरी करता है ना। मैंने कहा था कि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए के कॉइलन से, और डीएनए क्या करता है, कैरेक्टर्स को कैरी करता है। तो मदर के कैरेक्टर्स उनके क्रोमोसोम में, फादर के क्रोमोसोम में फादर के कैरेक्टर्स। तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे, वो कुछ कुछ मम्मी के जैसा दिखेगा और कुछ कुछ पापा के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।